मैं शिबू यादव। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने एक चैनल बनाया था जिसका नाम था इनसेफेलॉन्स वर्ड, जो कि मैंने पीछे लिख रखा है। तो दरअसल जैसे ही हम इस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही हम इनसेफेलॉन्स बोलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बाकी हिंदी की या इंग्लिश के जो अन्य शब्द हैं उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका दरअसल कारण ये है कि ये एक तरह का साइंटिफिक वर्ड है। ये इंसेफेलॉन्स रहा, ये थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है और जितने भी साइंटिफिक वर्ड होते हैं वो अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दरअसल इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन्स ब्रेन। इसका मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन। अगर इसको डिफाइन करना तो हम ये कह सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कि द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड इंसेफेलॉन्स। अब इस चैनल को बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये रहा है कि जो लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर साथ ही में जो लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हों उन लोगों के लिए एक बेहतर ढंग से टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर बनाना जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अब ये लेक्चर दोनों लोगों को हेल्पफुल होगा, चाहे वो बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। इसका कारण ये है कि चाहे बोर्ड में जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछे जाने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर चाहे कंपटीशन में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, दोनों के दोनों तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ये एनसीईआरटी से। तो ये एनसीईआरटी मस्ट है, ये एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल मस्ट है। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो जैसे ही हम एनसीईआरटी को पढ़ने की बातचीत करते हैं तो मैंने आमतौर पे देखा है लोगों की एक बहुत गलत स्ट्रेटजी होती है एनसीईआरटी को पढ़ने की, स्पेशली बायो में। वो क्या करते हैं कि दरअसल जो एनसीईआरटी बुक होती है इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा एक तरह से बोलें जटिल किस्म की होती है, कहीं कहीं इसकी अंग्रेजी थोड़ा सा भयंकर जैसी लिखती है। इसका तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, इसका अनुवाद करने की कोशिश करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हम देखते हैं जो साइड बुक्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइंस पर तकरीबन 1-2 पैराग्राफ लिखती हैं और कुछ बुक तो इसकी एक एक लाइन पे 1-2 पेजेस लिख देती हैं। तो एनसीईआरटी अपने आप में अगर ये कहें कि गागर में सागर है, तो एनसीईआरटी अगर आप हिंदी अनुवाद करते हैं तो ये आप बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। इस वजह से जो मेरे वीडियोज़ या जो लेक्चर्स आएंगे बायोलॉजी पे वो एनसीईआरटी बेस्ड तो रहेंगे, पर कहीं कहीं मेरी एक कोशिश ज़रूर रहेगी कि एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा डेप्थ में समझा जाए और कभी कभार हमको ये भी ज़रूरत पड़ेगी कि उस एक लाइन को समझाने के लिए हमको 4-5 मिनट कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़े। ये है क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैंने भी थोड़ी बहुत तैयारी करी है, तो मुझे पता है कि जैसे ही हम मान लीजिए हम थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, अगर उसको समझते हैं वहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ में ये रिप्रेजेंटेशन हुई है कि कलर के किस वेवलेंथ पर कौन सी लाइट कितनी एब्जॉर्ब होती है। तो फिर वो ग्राफ तो ओलंपियाड की एक बुक आती है कैम्बेल करके, वहाँ से ले लिया गया है एग्जैक्टली, लेकिन एक्सप्लेनेशन देना एनसीईआरटी भूल गया है। इस तरह की गलतियाँ जगह जगह देखने को मिलती हैं, तो गाइडेंस ज़रूरी है एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। और दरअसल अपने जीवन में मतलब मैंने भी अपने जीवन का कुछ हिस्सा तैयारियों में गुजारा, अब चाहे वो 10th 12th की बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी हो या फिर उसके बाद की कुछ तैयारियाँ हों। तो मैंने ये पाया है कि उन तैयारियों के दौर में मेरी मुलाकात कुछ ऐसे टीचरों से होती है जिनका मेन लक्ष्य होता है छोटे छोटे टॉपिक्स पे या फिर छोटे छोटे चैप्टर्स पे एक मोटा सा रजिस्टर प्रिपेयर करवा देते हैं। अब इसका डिमेरिट ये होता है कि बच्चे को शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब रिवीजन करना रहता है, जब एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले उसको खोलना रहता है, तो फिर उस टाइम पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से जो हमारी नोट्स रहेंगे वो थोड़ा सा एक चार्ट के फॉर्म में रहेंगे ताकि रिवाइज करने में हमको कोई गड़बड़ी ना हो। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जो टीचर छोटी छोटी चीज़ों पर रजिस्टर भरवाते हैं उनका मूलतः 2 लक्ष्य रहता है। पहला तो ये रहता है कि शायद उनको टॉपर्स की ज़्यादा परवाह रहती होगी और इस वजह से जो एवरेज बच्चे होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, रैंक प्रोड्यूस करने के चक्कर में वो ऐसा करते हैं। और दूसरा शायद पेपर ख़त्म हो जाने के बाद उन्हें अपनी छाती पीटनी रहती हो कि देखिए जो सवाल आए हैं वो बिल्कुल मेरे नोट से आए हैं, नोट से बाहर कुछ भी नहीं है। जब हम टारगेट ओरिएंटेड स्टडी नहीं करते हैं तो उसका जब हम ये मोटे मोटे रजिस्टर्स या बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की कोशिश करते हैं तो इसका डिमेरिट ये होता है
कि जिस बायोलॉजी पे हमको घंटे 2 घंटे लगाने चाहिए वहाँ हम घंटे 2 घंटे ना लगा के 2-2 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं और सिर्फ बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होता है, बायोलॉजी से अच्छे परसेंट नहीं बनते हैं, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो इस वजह से नोट्स थोड़ा कंसाइज रहेगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के आसपास ही रहेगा। और इसके साथ साथ जो अगली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बात बोलना है पर उसको मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में कनेक्ट करके बोलता हूँ। अभी हाल ही में मैं फ़िलॉसफी की जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं उसकी एक बुक पढ़ रहा था। उसमें दरअसल लिखा हुआ था कि मानव जीवन में जो सत्य होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिएगा उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जो सत्य होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सुना हुआ, दूसरा होता है देखा हुआ और तीसरा होता है भोगा हुआ। ये पहला रहा सुना हुआ, दूसरा रहा देखा हुआ, तीसरा रहा भोगा हुआ। तो जैसे ही हम सुने हुए सत्य की बात करते हैं तो हो सकता है कि सुनी सुनाई बात खोखली हो, तो जो सुना हुआ सत्य होता है वो खोखला होता है। हमने किसी के मुंह से किसी के बारे में क्या सुना और उसके बारे में कुछ अनुमान लगाने लग गए। तो जब तक हमको किसी के बारे में कुछ बहुत अच्छे से ना पता हो, उसके बारे में कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा बोलने से बचना चाहिए। तो जो सुना हुआ सत्य होता है वो बिल्कुल खोखला होता है। दूसरा है देखा हुआ सत्य। देखा हुआ सत्य कुछ हद तक सही हो सकता है, बट ये आवश्यक नहीं है कि देखी हुई चीज़ें हमेशा सही हों। जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो डाले जाते हैं और हम उन वीडियोस से किसी के कैरेक्टर का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा खुद को दिखा रहा हो वो वैसा ही हो। तो देखा हुआ सत्य भी पूरी तरीके से सत्य नहीं होता है। तीसरा है भोगा हुआ। तो जो भोगा हुआ सत्य होता है इसको मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस ट्रूथ। यही परम सत्य होता है, ये वास्तव में सच्चाई है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हमने खुद ने कर रखा है, तो इसमें कुछ गलत होने की बात है ही नहीं। यही एक्सपीरियंस ट्रूथ इसको बोलते हैं हम, एक्सपीरियंस ट्रूथ, एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ। यही परम सत्य है, इसमें किसी चीज़ की गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसके भागीदार हम कभी खुद रहे हैं। तो जब मैंने तैयारी की या फिर चाहे मेरे बोर्ड में 90% रहे हों तो 91% रहे हों, तो इसका कारण यही है, मैंने यही देखा है, चाहे किसी के बहुत अच्छे परसेंटेज रहे हों या कोई फेल हुआ हो, तो दोनों कारणों में चीज़ें 2 ही रहती हैं। एक तो रहता है कॉन्टिन्यूटी का खेला, दूसरा रहता है रिवीजन का खेला। एक कॉन्टिन्यूटी होती है, दूसरा रिवीजन होता है। कॉन्टिन्यूटी, दूसरा रिवीजन। रिवीजन मस्ट है। दरअसल क्या है कि हमारा पढ़ने का जो भी टाइम टेबल हो, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, उस टाइम टेबल का आधा टाइम हम करंट चीज़ों पे लगाएंगे जो हमें स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई जा रही हों। साथ में जो बचा हुआ आधा टाइम है उसको हम अपने जो पिछली चीज़ें हम पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज करने में लगाएंगे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने आप को हम ऐसा पाएंगे, हम बार बार दूसरों से कहते हुए पाएंगे कि यार मैं पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रिवाइज करेंगे, रिवीजन का टाइम आधा रखिए, करंट चीज़ों को पढ़ने का टाइम आधा रखिए, वो रिवीजन का टाइम बड़ा सिस्टमेटिक होगा। 2 दिन बायोलॉजी, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, इस तरीके से पढ़िए, तो हम कभी खुद को ये कहता हुआ नहीं पाएंगे कि यार मैं पढ़ता तो हूँ बट भूल जाता हूँ। तो रिवीजन मस्ट है। और दूसरी चीज़ ये रही कॉन्टिन्यूटी की। तो मुझे हालांकि पता है कि हम सब इंसान ही हैं, तो मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि 31 दिन में 31 दिन पढ़िए, 31/31 पढ़िए, 30/30 पढ़िए, लेकिन हाँ ये ज़रूर अनुमान लगा सकता हूँ कि 30 में 26 दिन 27 दिन हम कॉन्टिन्यूटी रख सकते हैं और रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अच्छे नंबर पाने हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए एफर्ट करना ही पड़ेगा। अगर जो लोग कॉन्टिन्यूटी नहीं रखते हैं उनके पीछे का कारण मैं ये समझता हूँ दरअसल कि एक बायो में लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं, ये प्लांट फिजियो में है, ये भी उस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में है। दरअसल ये लॉ को अगर हम अपने निजी जीवन में उतारना चाहें तो उसका अर्थ यही है कि जैसे ये लॉ हमसे ये कहना चाहता है कि मनुष्य का जब से जन्म होता है और जब तक मनुष्य मरता है, इस पूरे जीवन चक्र के दौरान उसको 1 या 2 फैक्टर हमेशा उसके साथ ऐसे चलते हैं जिसे देखकर मनुष्य को ये लगता है यार बस ये ख़त्म हो जाता ना तो मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल फाइन हो जाती। लेकिन होता क्या दरअसल, वो 2-3 फैक्टर, कम से कम एक तो हमेशा रहेगा, 1 या 2 हमेशा रहेंगे, उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो वो 2-3 फैक्टर उस ह्यूमन के साथ उसकी पूरी लाइफ ट्रैवल करते हैं, बस फॉर्म बदलते रहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कभी हो सकता है किसी के पास आर्थिक तंगी हो,
कोई मेंटली फ्रस्ट्रेट हो, कोई फिजिकली डैमेज हो शरीर से, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, बुखार आ जाए, तो ये समस्याएं आम जीवन में हम इनसे बच नहीं सकते, ये हमारे साथ लगी रहेंगी तमाम जीवन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, कभी कभार हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं, हम शायद कुछ बढ़िया बनने लग गया तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ये तो पूरे जीवन काल लगा रहेगा। ये 2-3 फैक्टर हमारे साथ पूरे जीवन रहेंगे, कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा रहेंगी, पर हमें इनके साथ पढ़ना है। आप रोबोट नहीं है तो मैं आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि आप 30 में 30 दिन पढ़िए, 31 में 31 दिन पढ़िए, लेकिन 26 या 25 दिन हम पढ़ सकते हैं। और अगर कायदे से पढ़ा जाए, करेक्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा जाए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नंबर हमको 80 या 90% से ऊपर हम आराम से गेन कर सकते हैं। पढ़ाई में क्या है कि सिर्फ पढ़ना आवश्यक नहीं है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये थोड़ा सा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसा ही है जैसे ह्यूमन के शरीर में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स का बनना आवश्यक है, न बनने से भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन किस उम्र में बनना है ये भी आवश्यक है। अच्छा, उस उम्र में भी अगर ज़्यादा बन जाए या कम बन जाए तो भी दिक्कत है। ठीक उसी तरह पढ़ाई है, पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना हो तो ही उसका आउटपुट रिजल्ट बढ़िया आता है। अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं, बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कोई आउटपुट आने वाला नहीं है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि एक छोटी सी बात और बतानी थी कि आजकल हम जिस लाइफ स्टाइल में हम बेसिकली जी रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल एक कंपटीशन का दौर हो या फिर अड़ोस पड़ोस के ताने हो या जो कुछ भी तमाम चीज़ें हों, हम जिस माहौल में जी रहे हैं, इस लाइफ स्टाइल में जो हमारा खान पान है, ऐसे में आजकल कुछ बच्चे ऐसे डिजीज़ लेके बैठे हैं जो शायद एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जो शायद कभी किसी को बुढ़ापे में होते थे, जो उम्र संबंधी बीमारियाँ होती हैं, जो 30, 40, 50 के बाद होती हैं, वो आजकल बच्चों में है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइजिंग करना, स्ट्रेस करना, डिप्रेशन होना और एंजाइटी का होना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ चीज़ों का नाम लिया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे आजकल क्या होता है, बच्चों में स्ट्रेस का होना, दूसरा एंजाइटी का होना, तीसरा डिप्रेशन का होना, चौथा ओवर थिंकिंग, पांचवा ओवर एनालाइजिंग। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तो समझ में आता है, ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ होती है, ओवर एनालाइजिंग भी अच्छी चीज़ होती है, बट जब ये एक लेवल से किसी ह्यूमन में बढ़ने लग जाएं तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि आमतौर पे जो व्यक्ति सोच के निकल जाता है, अगर हम उसकी बातों को भी दोबारा तिबारा माइंड में सोचें, और न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि उसके आने वाले परिणामों से निपटने के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे हमारा अभी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, हमें पता नहीं हमारे नंबर कैसे, लेकिन फिर भी हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यार बोर्ड का रिजल्ट निकलने वाला है, पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, फिर उसके बाद पापा क्या करेंगे, उससे भी निपटने की दिमाग में स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये गलत है। ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ है, बट हर चीज़ की ओवर थिंकिंग होना ये गलत है। तो इन पांचों चीज़ों से हम पढ़ाई लिखाई करना आवश्यक होता है, बट जितना ही इम्पोर्टेंट किसी की मेंटल हेल्थ होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसकी फिजिकल हेल्थ होती है। दोनों का सपोर्ट रहे तो व्यक्ति अच्छा होता है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होता है। मेरा चाहे दिन का शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, बट 1 घंटे वर्कआउट का टाइम निकाल लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा उसी 1 घंटे में थोड़ा सा 10-5 मिनट आप योगा या मेडिटेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। और एक्सरसाइज ऐसी करिए जिसमें बिल्कुल पसीना निकले, क्योंकि ये बायोलॉजिकली प्रूफ है कि हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमारे माइंड में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये तमाम चीज़ें नहीं होती। जब तक हम रनिंग करते हैं तब तक ये चीज़ें हमको छू भी नहीं सकती हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहने का तरीका यही है, आप अपने जीवन में थोड़ा सा, चाहे आपका कितना भी लाइफ स्टाइल बिजी हो, उसमें थोड़ा सा आप वर्कआउट करने के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और इसके साथ बाकी चीज़ों को आप कीप ऑन रखिए, तो आप ये पाएंगे कि आप कभी इन 5 चीज़ों के शिकार नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज भी कुछ हद तक मस्ट है। ज़्यादा नहीं होता आपसे तो आप कम से कम आधे घंटे दौड़ लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होंगे और आपका मूड अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इतना आज के लिए जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बेहतर था। अगले लेक्चर में हम हो सके तो द लिविंग वर्ड चैप्टर शुरू करें। आप लोगों ने अगर इतना मेरा वीडियो सुना तो उसके लिए धन्यवाद।